हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने आज सिंपल सेंटेंस बनाने का सबसे पहला नियम यूज ऑफ पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना हो तो तीन तरह के नियम बनते हैं। पहला, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी साधारण वाक्य बनाना, या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहला रूल सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम में आप सभी के सामने यूज ऑफ पार्टिसिपल को लेकर आया हूं कि जब दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो उसमें सबसे पहले पार्टिसिपल का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। इसके लिए आप ध्यान से देखें, मैंने बोर्ड पर कुछ रूल्स, पर्टिकुलर रूल्स लिख रखे हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला है, आप देखें यहां मैंने लिख रखा है यूज ऑफ पार्टिसिपल। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग करते समय आपको जानना होगा कि पार्टिसिपल तीन होते हैं। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करना चाहिए, इसमें मैंने तीन मुख्य नियमों को लिख रखा है, आप इसे ध्यान से समझें। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। जब दो सेंटेंसेज आपके सामने हो, सिंपल सेंटेंस के हो, आप सभी को पता है कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना आवश्यक होता है और एक से अधिक ये सिंपल सेंटेंस है तो एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होंगे, और एक से अधिक फाइनाइट वर्ब्स हैं तो उनको जब हम जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए और शेष फाइनाइट वर्ब्स के फॉर्म्स को बदल देना होता है। उसी प्रक्रिया में सबसे पहला रूल है पार्टिसिपल, यानी आप किसी न किसी एक वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे तो आप ध्यान दें, जब दो सेंटेंस जोड़ने हो या दो से अधिक सेंटेंस जोड़ने हो तो निश्चित रूप से उन दोनों सेंटेंसेस में दो अलग अलग कार्य होंगे। उन दोनों कार्यों का आपस में संबंध होगा, उस संबंध को समझना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य हो रहा हो या एक कार्य का परिणाम दूसरा कार्य हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए। कब करना चाहिए, जब एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य हो रहा हो या एक कार्य का परिणाम दूसरा कार्य हो। तो जो पहले होने वाली क्रिया है, किसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलें, जो पहले होने वाली क्रिया है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। आपको इसे ध्यान देना चाहिए। थर्ड रूल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए हो तो सब्जेक्ट के पहले प्रयोग करना चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए हो तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग करना चाहिए। चौथे नंबर पर रूल है कि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग के साथ वर्ब थर्ड लगाकर बनता है। इसे आप ध्यान दें, ये एक्टिव वॉइस में रहेगा तो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाने से बनेगा और पैसिव वॉइस में यदि ये क्रिया होगी तो ये निश्चित रूप से बीइंग के साथ वर्ब थर्ड लगाने से बनेगा। जैसे यहां एग्जांपल मैंने लिख रखा है, इससे आप अपना कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर कर लीजिए। आई रीच्ड होम, आई पुट ऑफ माई क्लॉथेस। ऐसे दो सेंटेंस हैं, इसमें दो क्रियाएं हैं। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई पुट ऑफ माई क्लॉथेस, मैंने अपने कपड़े उतार दिए। दो क्रियाएं, एक पहुंचने का, दूसरा कपड़े उतारने का। आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्रियाएं लगभग एक दूसरे के साथ हो रही हैं, या ये कह सकते हैं कि एक का परिणाम दूसरा है, यानी पहुंचने का परिणाम है कि उसने अपने कपड़े उतारे
तो ऐसे में जो कार्य पहले हो रहा हो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रिच्ड जो है सब पहले होने वाली क्रिया है, तो इसको फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे तो रिच्ड का हो जाएगा रिच, और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा रीचिंग। आप अब समझ रहे होंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में बन गया, क्योंकि ये पहले होने वाली क्रिया है और ये बाद में होने वाली क्रिया है। लेकिन दोनों में कार्य, एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य हो रहा हो या एक का परिणाम दूसरा कार्य हो, तो पहले होने वाली क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया गया। अब आप देखेंगे कि इस क्रिया का सब्जेक्ट भी आई है और इस क्रिया का सब्जेक्ट भी आई है। दोनों के सब्जेक्ट कॉमन है, यानी करने वाले, दोनों कार्य को करने वाला कोई एक ही व्यक्ति है, इसलिए इसमें से आपको एक कॉमन ले लेना होगा। जिस क्रिया को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं उस क्रिया को हटा लेंगे, यानी उसका कॉमन हम दूसरे सब्जेक्ट को ले लेंगे। अब आप इस बात का भी ध्यान दें, थर्ड नंबर रूल पर जाएं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए हो तो सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करिए, और ऑब्जेक्ट के लिए हो तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग करिए। अब आप देख रहे होंगे कि रीच यानी पहुंचने का कार्य कौन कर रहा है, आई यानी सब्जेक्ट के लिए हो रहा है, इसलिए इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले आपको करना चाहिए। अर्थात इसको बनाएंगे तो हो जाएगा रीचिंग होम आई पुट ऑफ माई क्लॉथेस। इस तरह आपने देखा कि ये सेंटेंस जो है दो सेंटेंस मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस तैयार है। अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं कि ये दो सेंटेंस थे, दोनों सेंटेंस में अलग अलग क्रियाएं थी, तो आपने एक क्रिया को बदल दिया, यानी ये रीचिंग, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर दिया गया, और ये पूरा का पूरा एक फ्रेज हो गया। अब ये सेंटेंस नहीं रहा, इधर एक सेंटेंस हो गया। ये रहा है आपका एक मुख्य क्रिया जिसे हम फाइनाइट वर्ब कह रहे हैं, यानी फाइनाइट वर्ब एक ही रहेगा। ये आपने देखा कि ये सिंपल सेंटेंस में हो गया, यानी दो सेंटेंस। इसी तरह दो से अधिक भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, और आप दोनों सेंटेंसेस, दो से अधिक सेंटेंसेस को भी जब जोड़ेंगे तो दो क्रियाओं को पार्टिसिपल में बदल दीजिए और एक को मेन वर्ब के रूप में या फाइनाइट वर्ब के रूप में रख सकते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जांपल हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिख रखा है, इसमें कार्य क्रिया देखेंगे आप तो मिलेगा, जैसे आप देखें इसको, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, ही वॉज एब्यूजिंग ए मैन, वह एक आदमी को गाली दे रहा था। तो आप देखेंगे कि एक क्रिया हो रही है देखने की और दूसरी क्रिया हो रही है गाली देने की। ये कार्य जो है देखने का कार्य बाद में हुआ, गाली देने का काम पहले हुआ। आप समझ सकते हैं इसको, यानी ये पहले से हो रहा था फिर इसने देखा, यानी जो कार्य पहले हो रहा है उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। और यहां आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, अब्यूजिंग ए मैन। और सब्जेक्ट ये जो ही है ये कॉमन हो गया क्योंकि ये रमेश के लिए आया, ये ही रमेश के लिए आया इसलिए ये कॉमन हो गया। और वाज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, या ये कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन वाज जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो यहां सा में जुड़ गया है, यानी ये दोनों कॉमन हो गए और इसको हटा दिया गया। बचा क्या, अब्यूजिंग ए मैन। अभी आपको ये इस बात को ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के लिए हो तो ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि ये रमेश के लिए है, गाली कौन दे रहा था, he was abusing a man, यानी यहाँ रमेश गाली दे रहा था, यानी रमेश के लिए ही आया abusing a man। तो अब ये ऑब्जेक्ट के लिए आई हुई प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे, अर्थात हो जाएगा आई सा रमेश abusing a man। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ ये सब्जेक्ट के लिए था इसलिए सब्जेक्ट के पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया, और यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया गया। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि इन दोनों ही सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसमें ये है और इसमें ये है, और सेकेंड जो फाइनाइट वर्ब था उसका रूप पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया गया। इसी तरह आप सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल को देखिए, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही कहते हैं,
वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब आप यहाँ ये बात ध्यान देंगे कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो अब आप ध्यान देंगे कि जब ये थर्ड फॉर्म की क्रिया एडजेक्टिव का कार्य कर रही है तो इसका प्रयोग भी एडजेक्टिव की भांति होगा। अर्थात थर्ड फॉर्म की क्रिया किसी नाउन की विशेषता बतला रही है तो उस नाउन के ठीक पहले प्रयोग करना चाहिए जिसकी वो विशेषता बता रही हो। कभी कभी होता क्या है कि थर्ड फॉर्म की क्रिया ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ हो जाती है, यानी शब्दों का समूह मिल करके वो एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो फ्रेज के रूप में जब किसी नाउन की विशेषता बतलाता है तो वो हमेशा उस नाउन के बाद प्रयोग किया जाता है जिसकी वो विशेषता बतलाता है। तो यहां आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि जब थर्ड फॉर्म की क्रिया अकेले हो तो उस नाउन के पहले लगा दीजिए जिसकी वो विशेषता बतला रही हो, और यदि थर्ड फॉर्म की क्रिया ग्रुप में हो तो उसे उस नाउन के बाद प्रयोग करना होगा जिसकी वो विशेषता बतला रही है। तो आइए यहां देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। यही कहा एक शब्द का हो तो नाउन के पहले प्रयोग करते हैं और एक से अधिक शब्द से बना हो तो नाउन के बाद प्रयोग करते हैं। कौन? पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे यहां आप देखें एग्जाम्पल के रूप में थर्ड नंबर पर मैंने लिख रखा है आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट। आप देखें इसमें फाउंड मैंने पाया, माई पेन अपनी कलम को, इट वॉज लॉस्ट ये खो गई थी, लॉस्ट लूज लॉस्ट लॉस्ट, ये थर्ड फॉर्म की क्रिया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी। और ये किसकी विशेषता है? आप देखें लॉस्ट खो गई थी, कौन? पेन, यानी आप समझ रहे हैं कि ये लॉस्ट पेन की विशेषता है, पेन इज ऑलरेडी नाउन है और ये लॉस्ट जो है थर्ड फॉर्म की क्रिया है। तो जब थर्ड फॉर्म की क्रिया किसी नाउन की विशेषता बतला रही हो तो उसके पास रख दिया जाए, सेंटेंस अपने आप एड हो जाएगा। आप इसको बनाएंगे तो हो जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। देखें यहां ये लॉस्ट जो है वो पेन के साथ हो गया थर्ड फॉर्म की क्रिया। इसी तरह आइए हम तीसरे फार्मूले की ओर चलते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करना चाहिए? तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग के साथ वर्ब थर्ड लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। यह भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। अब इसमें क्या है कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को जब कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब किया जाता है जब एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य हो रहा हो या एक कार्य का परिणाम दूसरा कार्य हो। तो पहले होने वाली क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल देते हैं। अब इसमें क्या है कि एक कार्य के समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य हो रहा हो तो पहले होने वाली क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल बदलते हैं। थोड़ा सा चेंज हुआ कि एक कार्य के समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य हो रहा हो, देयर विल बी एन इंटरवल बिटवीन द टास्क। क्रियाओं के बीच में एक मध्यावकाश होगा और उस मध्यावकाश का मतलब दोनों में गैप होगा। तो जो क्रिया पहले हो रही होगी उसे परफेक्ट पार्टिसिपल बदलेंगे, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं बदलेंगे। इसमें भी यही बात है कि पैसिव वॉइस में यदि ये क्रिया होगी तो इसमें हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है, यानी तब यहाँ हैविंग बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कब? जब ये पैसिव वॉइस में क्रिया हो। जैसे यहां आप देखें सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, 4 नंबर पे मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल दे रखा है। सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट टू मार्केट। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, यहां ये कार्य कंप्लीट हो गया फिर वो बाजार गई। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कार्य कंप्लीट हो गया है और ये पहले हुआ है तो इसे परफेक्ट पार्टिसिपल में डालना होगा, यानी यहां होगा थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का प्रयोग, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, उसके बाद सी वेंट टू मार्केट। ये आपने देखा कि ये जो है दो प्रेजेंट पार्टिसिपल का, एक पास्ट पार्टिसिपल का और एक परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल था। इसको जोड़ते समय इन फार्मूलाज को यदि आप अपने दिमाग में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ
इसका एग्जांपल मैंने नहीं दिया पैसिव वॉइस का, तो यहाँ आप समझ लें कि यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने वाली क्रिया यदि ये पहले से ही यहाँ पैसिव वॉइस में होगा, यानी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, तो जब भी आप इसे चेंज करेंगे तो ये पैसिव वॉइस यानी बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा के बनाएंगे। वही बात इसमें भी होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में, यदि ये पैसिव वॉइस की क्रिया होगी तो जब परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो इसमें हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर ही आप इसको जो है परफेक्ट पार्टिसिपल से ऐड करेंगे सेंटेंस को। प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से इन कुछ नियमों को आप अपने दिमाग में सही ढंग से रख के आप बड़े सिंपल वे में सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई समस्याएं नहीं होंगी। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यूज ऑफ पार्टिसिपल सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए समझ में आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।